नक्षत्र संपात का अयन, ठीक है, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, चंद्रमा कभी क्या होता है, फुल मून कभी होता है, बढ़ता, ठीक है, कभी फुल मून होता है, कभी ये इसकी जो शेप है क्रिसेंट होती है, जो वो उसको हसिया, हसिया का शेप होता है, कभी हाफ मून होता है। तो ये कैसे होता है, हमने पहले पढ़ा था जब हमने क्रांति व्रत वगैरह पढ़े थे कि चंद्रमा क्या है, क्या है चंद्रमा, उपग्रह है ना, पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह है चंद्रमा। बाकी तो सैटेलाइट्स बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन नेचुरल जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की। तो अगर मैं आपको तो सूर्य की ये ग्रहण आ गया, क्या आप देख पा रहे हैं, हाँ जी, देखिए चंद्रमा की कलाएं बनने का कारण इसकी पृथ्वी तथा सूर्य के सापेक्ष स्थिति है, सापेक्ष स्थिति। सूर्य और पृथ्वी के कारण इसकी जो है वो कलाएं पॉसिबल हैं। यहाँ पे देखिए, जब ये चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है और वही प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी पे भेजता है, रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पे भेजता है, जिससे कि हमको ये आभास होता है कि चंद्रमा जो है वो चमक रहा है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का लिया हुआ प्रकाश है जो कि वो रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर भेजता है। हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्टेबल नहीं है, पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन लेता है। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा 27 दिनों में करता है। इस प्रकार चंद्रमा प्रत्येक दिन पृथ्वी के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा की भिन्न भिन्न अवस्थाएं बनती रहती हैं। पूर्णिमा के दिन पूरे चांद वाले दिन होते हैं, ठीक है, पूर्णिमासी को देखा है ना चांद। अब ये अवस्थाएं कैसे बनती हैं, देखिए अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, चंद्रमा का अंधकारमय भाग पृथ्वी के सम्मुख पड़ता है। जब पृथ्वी और सूर्य के सम्मुख चंद्रमा होता है तो चंद्रमा का अंधकार वाला भाग क्या होता है, अगर सपोज मान लें कि ये जो है ये रेज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे रेज आ रही हैं। अब यहाँ पे रेज आ रही हैं तो यहाँ पे प्रकाश है और यहाँ पे अंधेरा है। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। मैम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? स्क्रीन शेयर नहीं किया। ओके ओके, आई विल ट्राई टू शेयर इट। इज इट नाउ? नहीं, अभी नहीं है मैडम। क्या अब स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नो नो मैडम, अभी भी नहीं दिख रहा है।
दिखाई दे रही है। आप दिख रहे हैं मैडम। अब दिख रहा है? नो मैम, स्क्रीन शेयर नहीं है, आपका वीडियो ऑन है। ओके, मे बी आपका वीडियो ऑफ करने के बाद शायद दिखे। हम्म। लो, अब दिख रही है? यस मैम। तो देखिए, यहां से अगर हम देखें, यहाँ सूर्य है, ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, और ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये चंद्रमा, इधर इधर से सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब चंद्रमा जब यहाँ होगा तो ये यहाँ पे सूर्य की रोशनी आएगी और यहाँ पे अंधेरा होगा, तो पृथ्वी के सामने इसका अंधकार वाला भाग आ गया। तो अंधकार वाले भाग से क्या होगा कि दूसरी साइड रोशनी होगी, तो वो पूरा अंधकार जब दिखेगा, पृथ्वी से तो पूरा ही अंधकार दिखेगा, तो वो अमावस्या होगी। जब चंद्रमा जो है मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा जो है वो प्रकाश की साइड आएगा। ठीक है, यहां से उसको प्रकाश जब आ रहा है, थोड़ा सा प्रकाश आएगा, तो वो क्रिसेंट शेप में आ जाएगा। अब जब वो बिल्कुल इधर पैरेलल आएगा तो क्या होगा, हाफ मून हो जाएगा। पृथ्वी से आधा ये भाग अंधकार दिख रहा है और ये भाग रोशनी वाला दिखेगा, ये अंधेरा और इधर रोशनी, तो ये हाफ मून वाली साइड आ जाएगी। अब जब चंद्रमा और मूव करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा और प्रकाश आएगा। ठीक है, और ये जो अंधकार है वो कम होगा, प्रकाशित क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। चंद्रमा जब और मूव करेगा, बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाएगा, तो पृथ्वी से दिखाई देगा बिल्कुल प्रकाशित मून। और ये क्या होगा, फुल मून होगा। और फुल मून कब आता है, बताइए कब आता है फुल मून? पूर्णिमा को। पूर्णमासी के दिन फुल मून आ जाएगा, और उस पूर्णमासी के बाद मून जो है फिर से घटता हुआ हो जाएगा। ठीक है, उसकी सूर्य की किरणें फिर से जो है इधर तो ज्यादा है और इधर कम है, तो और इसके बाद फिर हाफ मून आएगा, फिर से क्रिसेंट मून आएगा, और फिर अंधकार में। तो ये वाला जो पक्ष है इसको क्या कहते हैं, जब अमावस्या के बाद वेनिंग मून है, वेनिंग मतलब बढ़ता हुआ है, तो वो बढ़ते हुए को क्या बोलते हैं, कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और जब ये घट रहा है, अमावस्या की तरफ जा रहा है, रोशनी कम हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। तो यही जो सूर्य के घटने और बढ़ने की प्रोसेस है, इसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो चंद्रमा का आकार पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता जाता है। ये होता है चंद्रमा की कलाएं। इसके लिए आपको डिटेल नोट्स अगर है चाहिए तो मैं आपको उसको शेयर कर दूंगी। ठीक है, एक नक्षत्र का भी मैंने बनाया था चार्ट टाइप, बड़ा इजी सा है, तो वो भी आप बना सकते हैं।
आपका ये जो चंद्रमा की कलाएं, ये लेसन है 6, ठीक है। इसमें डायग्राम है, उस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से बुक से समझ सकते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील इन स्थिति को चंद्र कलाएं या चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, चंद्रमा का अंधकारमय भाग ही पृथ्वी के सम्मुख पड़ता है। जब क्या होता है, चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है चंद्रमा, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी के कारण चंद्रमा तक नहीं जाता, और चंद्रमा जो है वो अंधकारमय दिखता है। क्यों अंधकारमय दिखता है? क्योंकि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसी के कारण जो है उसमें प्रकाश दिखाई देता है। चंद्रमा की इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। जब पूरा अंधकार होता है, चंद्रमा पे रोशनी नहीं आती है, उसको हम अमावस्या कहते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा अपनी कक्षा में फिर आगे बढ़ता है और दूसरी रात को नवचंद्र, क्रिसेंट मून, हंसिया वाला शेप जो है वो दिखाई देता है। इसके बाद प्रत्येक रात को जैसे जैसे तिथियां आगे बढ़ती हैं, चंद्रमा का जो रोशनी वाला प्रकाशमय पार्ट है वो बढ़ता जाता है। प्रकाशित भाग में क्रमशः वृद्धि होती है। चौथी रात जब चंद्रमा अपनी कक्षा में का 8वां भाग पूरा करता है, तो पृथ्वी से लंबवत क्वाड्रेट बिल्कुल सीधा होता है, आधा भाग प्रकाशित, आधा भाग अंधकारमय, और उसके प्रकाशित भाग की लंबवत होता है, उसके प्रकाशित भाग की क्रिसेंट शेप होती है, अतः इसे हंसिया चांद कहा जाता है। सप्तमी अष्टमी को जब चंद्रमा अपनी कक्षा का 1/4 भाग पूरा करता है, इसका आधा भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। जैसा हमने अभी फोटो में देखा था, आधा भाग अंधकार वाला और आधा लाइट वाला। इसे हाफ मून कहते हैं, अर्धचंद्र कहते हैं। कक्षा का 3/8 भाग पूरा कर लेने पर एकादशी द्वादशी का चंद्रमा 3/4 भाग दिखाई देता है। और जिसे गिब्बस चांद कहा जाता है। 15वें दिन क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है और चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित गोल भाग दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा, फुल मून कहा जाता है। अमावस्या के पश्चात 15 दिन को शुक्ल पक्ष या उजाला पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा के प्रकाशित भाग में कमी आने लगती है। पूर्णिमा के बाद क्या है, चंद्रमा फिर से कम होने लगता है और 15वीं रात को, अमावस्या की रात को अदृश्य हो जाता है, जब एक सीध में आ जाते हैं। इस दूसरे 15 दिनों को कृष्ण पक्ष या अंधेरा पक्ष कहते हैं। अब क्या है, अंधेरा पक्ष से फिर से मून जो है वो बढ़ने लगता है प्रकाश की तरफ। कृष्ण पक्ष की चौथी रात वही उबड़ा चांद, 11वीं 12वीं रात को फिर से हंसिया चांद दिखाई देता है। तो इस तरह से चंद्रमा का ये जो कलाओं का सर्कल है वो पूरा होता है। अब हम देखते हैं नोड्स क्या होते हैं। राहु केतु का नाम सुना है आपने?
हाँ जी। जी मैम। राहु केतु क्या होते हैं? छाया ग्रह। छाया ग्रह। इसको और क्या कहते हैं? इनको और पाप ग्रह, पात, क्रूर ग्रह। गुड्स, पात कहते हैं राहु केतु। एक्चुअल में राहु केतु आर नॉट प्लैनेट्स, नॉट प्लैनेट नहीं है, कटान बिंदु हैं ये। लेकिन चंद्रमा के कटान, एक्सिस के कटान बिंदु हैं। और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से सबसे नजदीक है। ठीक है, कोई ग्रह इतना नजदीक नहीं जितना चंद्रमा है, उपग्रह उपग्रह होने के कारण। तो उसका जो इफेक्ट है पृथ्वी पर रहने वालों पे बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं मैम ना कोई कि पिक्चर तो नहीं, जी कोई पिक्चर तो डिस्प्ले नहीं हो रही ना मैम स्क्रीन पर? नहीं, अभी पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ मैं। ओके मैम। आई एम नॉट शोइंग एनी पिक्चर एट प्रेजेंट। देखिए, आपको क्रांति वृत्त याद है? क्रांति वृत्त, आमेश जी, क्रांति वृत्त वो होता है जिसपे कि एक भचक्र होता है जिसपे कि 12 राशियां होती हैं। सूर्य क्या है? सूर्य इज द स्टेबल प्लैनेट। ठीक है, सूर्य स्टेबल है और बाकी ग्रह उसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में अपना परिक्रमा करते हैं। तो क्रांति वृत्त वो होता है जहां पे कि ये भचक्र का ऑर्बिट है जिसपे कि 12 राशियों में, क्रांति वृत्त 360 डिग्री का होता है और उसको 12 राशियों में 30-30 डिग्री की एक राशि होती है, उसमें डिवाइड किया जाता है। हर प्लैनेट जो है वो उसको क्रॉस करता है और इसी का प्रभाव जो है हमारे जीवन में आता है। अब देखिए, पात क्या है, नोड्स क्या है? पात उन बिंदुओं को कहते हैं जिन पर चंद्रमा की कक्षा या किसी भी अन्य ग्रह का पथ सूर्य के पथ को काटता है। जो इन राशियों का पथ है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी है, पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। और चंद्रमा के सहित पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट में। अब एक जगह ऐसी आती है, पृथ्वी जिस ऑर्बिट में घूम रही है, क्रांति वृत्त पे घूम रही है, उसमें एक टाइम ऐसा आता है चंद्रमा जब उसको एक बिंदु पे कट करता है, एक बार इधर से और एक बार उधर से, 2 बार कट करेगा। ठीक है, तो वो जो 2 बिंदु हैं क्रांति वृत्त को जब चंद्रमा जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। ये कोई प्लैनेट्स नहीं है, इनको छाया ग्रह इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज आर नॉट ग्रह। तो वो जो पॉइंट्स हैं, कट पॉइंट्स हैं क्रांति वृत्त के, चंद्रमा तो क्रांति वृत्त पे नहीं घूमता ना, चंद्रमा पृथ्वी का के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन 2 बार वो जो है उस ऑर्बिट को कट करता है और जिस पॉइंट पे वो कट करता है उनको नोड्स कहते हैं। अपने भ्रमण काल में जब चंद्रमा या अन्य ग्रह क्रांति वृत्त से होकर गुजरता है तो तल का वह बिंदु चंद्रमा या उस ग्रह का पात कहलाता है, नोड कहलाता है। जब चंद्रमा या दूसरा ग्रह दक्षिण से उत्तर जाते हुए क्रांति तल को काटता है, जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और उस पॉइंट को काटता है, उस बिंदु को एसेंडिंग नोड कहा जाता है। और जब उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है उसे डिसेंडिंग नोड कहा जाता है। पहली अवस्था में चंद्रमा या दूसरे ग्रह का विक्षेप 0 होता है तथा वह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है, माइनस से प्लस की ओर जाता है। दूसरी अवस्था में विक्षेप 0 होता है और तब धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। इन 2 पात बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को पात रेखा कहा जाता है या एक्सिस कहा जाता है। आपने सुना होगा राहु केतु जब एक्सिस पे होते हैं तब ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इस रेखा को, जो ये दोनों नोड्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको एक्सिस कहा जाता है या पात रेखा कहा जाता है।
राहु एवं केतु चंद्रमा के पास हैं। हर ग्रह के जितने भी उपग्रह हैं सबके अलग अलग अपने अपने नोड्स होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पास अपना इकलौता चंद्रमा है तो उसके नोड्स जो दो हैं वो राहु और केतु कहलाते हैं। जब चंद्रमा दक्षिण से उत्तर जाते हुए क्रांति तल को काटता है, एसेंडिंग ऑर्डर में जब काटता है उसको राहु कहा जाता है। और राहु पर चंद्रमा का विक्षेप जो है वो शून्य होता है तथा यह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर उत्तर की ओर बढ़ रहा होता है, माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहा होता है। उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण जाते हुए चंद्रमा का अवरोही पाथ केतु के नाम से जाना जाता है। जब नोड्स डिसेंडिंग ऑर्डर में काटते हैं तो उसको केतु का नाम दिया जाता है। और हम जब माइथोलॉजी में अगर जाएं तो माइथोलॉजी में क्या कहा जाता है, राहु को सिर कहा जाता है और केतु को धड़ कहा जाता है। दिस इज अवर माइथोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी क्या बताती है कि ये नोड्स हैं। क्रांति वृत्त को चंद्रमा का जब ऑर्बिट पे जो कट पॉइंट्स हैं उनको जब असेंडिंग ऑर्डर में कट पॉइंट आता है उसको राहु कहा जाता है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है उसको केतु कहा जाता है। उसी प्रकार उत्तर से अवरोही केतु के नाम से जाना जाता है। इसमें बुक में अगर आप बुक खोलेंगे तो इसमें एक डायग्राम है जो मैंने डाउनलोड नहीं किया है। इस पे देखिए एक क्रांति वृत्त है और एक चंद्रमा का ऑर्बिट है। ये दोनों जब आपस में एक कट पॉइंट पे मिलते हैं तो असेंडिंग है वो राहु है और जो डिसेंडिंग है वो केतु है। हालांकि 4 मिलन बिंदु अंतरिक्ष में प्रतीत होते हैं, वास्तव में सिर्फ 2 बिंदु हैं जहां चंद्रमा क्रांति तल को पार करता है। ये आप देखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर है मोटी रेखा, और जो पतली रेखा से डायग्राम में बताया गया है वो डिसेंडिंग है। और इन्हीं कारणों से राहु एवं केतु को छाया ग्रह भी कहा जाता है। पूर्णिमा या अमावस्या तिथियों को जब चंद्रमा इन बिंदुओं पर अर्थात राहु या केतु के पास आ जाता है तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चंस बना के मैं आपको डालूंगी भी। ठीक है, तो कब पूर्णिमा या अमावस्या को ग्रहण कब पड़ते हैं, पूर्णिमा या अमावस्या को ही होते हैं ना। और जब चंद्रमा इन बिंदुओं पर अर्थात राहु या केतु के पास आता है, हर पूर्णिमा या अमावस्या को ग्रहण नहीं पड़ता है। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा तो मंथ में आती है लेकिन हमेशा तो नहीं ग्रहण पड़ता। जब चंद्रमा इन नोड्स के पास या इन नोड्स पे आता है तभी ग्रहण होता है। इन्हें राहु केतु को दैत्य का सिर तथा दैत्य का धड़ भी कहा जाता है। ये बिंदु आकाश में स्थिर नहीं है। क्यों स्थिर नहीं है, क्योंकि रिवॉल्विंग है ये तो। ठीक है, वरन लगभग 18 वर्ष 220 दिन या 18.60 वर्ष में पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूम जाते हैं। इनकी गति अन्य ग्रहों के सदृश हमेशा एक सी नहीं रहती है तथा 18.60 वर्ष की अवधि औसत के आधार पर है। इनकी गति अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है। जो आपने सुना है ना, राहु और केतु हमेशा रेट्रो चलते हैं, वक्री चलते हैं। बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ उल्टे चलते हैं, उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात ये भचक्र में वक्र गति से भ्रमण करते हैं। इनकी औसत गति 19 डिग्री 36 कला है। प्रतिवर्ष लगभग 8 कला प्रति घंटे है। इनकी वास्तविक स्थिति औसत गति के आधार पर 2 प्रकार के भोगांश की गणना की जाती है, अर्थात वास्तविक भोगांश और मीन भोगांश। अब ये आपका टाइम है संपात काल, साइडरियल पीरियड। तो साइडरियल पीरियड आपने मैथ्स में पढ़ा है,
जी मैडम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है अभी। नहीं, वो याद नहीं है मैडम। साइड रेल साइड रेल निकाला था, करवा दो ना, गुरुजी ने शाम बताया नहीं है? जाओ सब स्पष्ट करने के लिए, जी लगन स्पष्ट करने के लिए साइड रेल टाइम चाहिए होता है ना मैडम, उसको देखने के लिए। वही तो मैं बोल रही हूँ कि लगन तो लगन स्पष्ट आप साइड रेल टाइम के बिना कैसे कर पाएंगे? उसके लिए तो साइड रेल टाइम निकालना जरूरी है और वो आपको मैथ्स में बताया गया है। आप ध्यान से फिर से रिपीट से उन क्लासेस को देखिए। साइडरियल टाइम या नक्षत्र काल क्या होता है? किसी ग्रह द्वारा भचक्र में एक स्थिर बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर एक स्थिर तारा हो सकता है पर आने में लिया गया समय। भचक्र में एक स्थिर बिंदु से ग्रह चलता है। भचक्र क्या है? भचक्र स्टेबल है। एक बिंदु से ग्रह ने चलना शुरू किया, पूरा रिवॉल्व करेगा, पूरा चक्कर लगाएगा, फिर से घूम के उसी पे आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम को जो एक चक्र को पूरा होने में टाइम लगता है वो ग्रह का संपात काल कहलाता है। पृथ्वी का संपात काल हमने पढ़ा था कितना है? 364 डे। 364 पॉइंट समथिंग, 365 दिन। 365 एक चौथाई। बिल्कुल। चंद्रमा के लिए यह समय अवधि 27 दिन 7 घंटे है। चंद्रमा क्या है? फास्टेस्ट है ना, तो चंद्रमा के लिए यह अवधि 27 दिन 7 घंटे एवं 43 मिनट है। 9 ग्रह में यह सबसे कम अवधि का संपात काल है। शनि का संपात काल सबसे अधिक 29.46 सौर वर्ष है। शनि से सुदूर के ग्रहों से को लिया जाए, शनि से भी और जो आगे हैं, शनि सबसे दूर है हमारे 9 ग्रहों में, और शनि से भी दूर हैं जो प्लूटो, नेपच्यून एक्सेट्रा, तो प्लूटो का संपात काल सबसे ज्यादा है 247.7 साल। साइडरियल टाइम का नक्षत्र समय, ये तो साइडरियल टाइम का पीरियड था, अब इसका समय। किसी भी क्षण का सांपातिक काल नक्षत्र घंटों एवं मिनटों में दर्शाया गया है। वह समय है जो सायन मेष का प्रथम बिंदु के उस स्थान से मेरिडियन से पार करने के बाद बीत चुका है। ये आप डिटेल में पढ़ रहे हैं मैथ्स में, और आगे गुरुजी और इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये संपात दिवस क्या है? एक संपात दिवस 24 संपात घंटे, एक संपात घंटा 60 संपात घंटे, एक संपात मिनट 60 संपात सेकंड। ये यूनिट्स हैं, इनको समझने वाली कोई बात नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है। आगे साइनोडिक पीरियड है, ये भी गुरुजी पढ़ाएंगे आपको। तो इस लेसन में आगे जो भी है वो आप मैथ्स में कवर करेंगे, इसमें हम डिटेल में एस्ट्रोनॉमी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आगे शायद गुरुजी की क्लास है, गुरुजी आएंगे। चलिए तब तक हम ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग ग्रहण के बारे में क्या जानते हैं बताइए? आमेश जी आप बताइए, क्या जानते हैं ग्रहण के बारे में? ग्रहण के बारे में मैम, जी पोजीशन है मून की सन के और अर्थ के रिस्पेक्ट में। सन, मून एंड अर्थ। क्या पोजीशन होती है जब ग्रहण होता है? तीनों का तीनों की पोजीशन क्या होती है? वेद प्रकाश जी आप बताएंगे? जी बताएंगे मैडम। जी बताइए। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, और जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ओके, देखिए सूर्य क्या है? वास्तव में एक तारा है, सौरमंडल का एकमात्र प्रकाशित आकाशीय पिंड है।
और कोई ग्रह है जो अपने आप से प्रकाश जो है वो देता है? सौरमंडल में कोई भी ऐसा ग्रह आप जानते हैं जो प्रकाशित है? नहीं मैडम, सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य ही है। एकमात्र ग्रह या तारा कह सकते हैं सूर्य है जो प्रकाश और हीट दोनों देता है, बाकी कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, वो क्या है, सूर्य से प्रकाश लेके प्रकाशित होते हैं, चाहे वो चंद्रमा है चाहे दूसरे ग्रह हैं। तो आकाश सौरमंडल के ग्रह पिंड सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, सूर्य से प्रकाश लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रिफ्लेक्शन जो है दूसरे ग्रहों पर जाता है। सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य क्या है, स्थिर प्लेनेट है, स्टेबल है, और बाकी जो है उसके चारों ओर घूमते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव के कारण पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सूर्य का जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि पृथ्वी जो है उसी ऑर्बिट के, नॉट ओनली पृथ्वी, सारे ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य के आसपास घूमते हैं। जितनी दूरी उनकी है उससे दूर वो नहीं जा सकते ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से चंद्रमा इसके चारों तरफ घूमता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य का भी है, पृथ्वी के पास भी है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से चंद्रमा अपने इसके ऑर्बिट में घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, साथ ही सूर्य के चारों ओर। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के, तो चंद्रमा उसके साथ साथ सूर्य के भी चारों तरफ घूम रहा है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। वास्तव में सभी ग्रह या आकाशीय पिंड का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब देखिए हम ग्रहण पे आते हैं। ये तो हो गई एक कॉमन सी बात कि सबका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अपने ऑर्बिट में डिसिप्लिन से घूमते रहते हैं, वो अपना ऑर्बिट कभी छोड़ते नहीं है। चंद्रमा जब आकाश में घूमते हुए पृथ्वी की छाया वाले मार्ग से गुजरता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया बढ़ती है, तीनों क्या होते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। और जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण होता है। ऐसा तभी होगा जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों लगभग एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। चंद्रमा की कक्षा ऑर्बिट तल पर लगभग 5 डिग्री का कोण बनाती है। चंद्रमा 5 डिग्री लगभग टिल्ट होता है, झुका होता है। इसलिए जब जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो चंद्रमा प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक के बिल्कुल पास हो जाता है, हो सकता है, और नहीं, कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, कभी हाफ, थोड़ा जो चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रत्येक पूर्णिमा को आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा का ही होता है ना। तो क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। कभी आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, कभी पूर्ण होता है। गुरुजी अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो आप क्लास ले सकते हैं। गुरुजी से आ जाएंगे क्लास में एनीवे। और हम यह भी देख चुके हैं कि चंद्रमा जब क्रांति तल को काटते हुए गुजरता है तो वह कटान बिंदु चंद्रमा के पात अर्थात राहु या केतु होते हैं। अभी हमने राहु केतु में पढ़ा था कि राहु केतु के एक्सेस पर जब चंद्रमा आ जाता है तब ग्रहण होता है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तो हमेशा आती है, लेकिन हमेशा ग्रहण नहीं होता। जब इन नोड्स पे, इस एक्सेस पे चंद्रमा पहुंच जाता है तब ग्रहण होता है।
तब क्या होता है, तीनों एक सीध में आ जाते हैं। पृथ्वी बीच में, एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ सूर्य। जब भी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक सीध में होगी, अर्थात पूर्णिमा को चंद्रमा ठीक या लगभग राहु केतु पर होगा, तभी चंद्र ग्रहण। ठीक है, जब पृथ्वी बीच में होगी, एक सीध में होगा और चंद्रमा राहु केतु पर होगा, तभी चंद्र ग्रहण होगा। जब चंद्रमा का पूरा बिंब पृथ्वी की छाया में आ जाता है, अब उसके कारण क्या है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा छोटा है। अगर हम पृथ्वी के से कंपैरिजन करें तो पृथ्वी के समक्ष चंद्रमा बहुत छोटा है। तो जब पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाएगी तो चंद्रमा बिल्कुल ही ढक जाएगा, चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। और उस टाइम जब पूरा बिंब पृथ्वी से ढक जाता है चंद्रमा का, तब उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब बिंब का कुछ ही भाग छाया में आता है, आंशिक चंद्र ग्रहण